रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चे, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2L पे रखे गए होते हैं। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। एक ऐसा सिस्टम है ना, अरे वो सिस्टम वाला नहीं है तुम्हारा वाला, है ना। एक ऐसा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक रखे गए होते हैं, है ना। जैसे पार्क में तुम बैठते हो और उसके साथ ना एकदम सट के बहुत नज़दीक नज़दीक, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बहुत नज़दीक रखे होते। क्यों जी, समझ रहे हो ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानते हैं? 2L। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई बात समझ रहे हो? इसको हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर एक चार्ज, इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है Q। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये बातें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल आज की क्लास में होने वाला है। एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल होगा अभी, P बराबर Q इंटू 2L। कहाँ से आया था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से आया था। कब बताया सर इसको? पिछली क्लास में। माइनस Q और प्लस Q, अगर दो चार्ज एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस बात को नोट कर लेना। ठीक, अब देखो भाई, आज क्या करना है सर? बच्चे आज जो है इसकी आगे कहानी शुरू करना है। बच्चे ये मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं होगा। मान लो इसका मिड पॉइंट ये O है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये O है। ये आधी डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक? बोलो, ये वाली L होगी, आधी है ना। ये पूरा 2L है तो आधा ये L होगा और ये आधा क्या होगा? A भी सर L होगा, और क्या है ना। इतनी बात समझ में आई। इसको नाम दे दिए A और इसको नाम दे दिए B। ये इलेक्ट्रिक डायपोल AB हमारा है। इसका मिड पॉइंट O है, टोटल लेंथ 2L है, हाफ लेंथ L और L है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें इक्वाटोरियल लाइन सर क्या होता है बता दो पहले। भैया इक्वाटोरियल लाइन माने होता है परपेंडिकुलर लाइन। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो भाई ये मिड पॉइंट जो है O ना, यहां से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे R डिस्टेंस पे, इससे परपेंडिकुलर लाइन पे R डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट मान लो हम ले लिए P, क्या ले लिए? P ले लिए। तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। हमारा आपका मोटिव है, ये मकसद है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E की वैल्यू निकालना है ड्यू टू किसके लिए? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कहां पे? ऑन इक्वाटोरियल लाइन, मतलब इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन पे। इक्वाटोरियल माने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। बोलो, यहां तक बात समझ में आएगी। तो हमारा मकसद क्या है आज का? हमें मकसद बच्चे ये है कि हमें इस पॉइंट P पर इस डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, उसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए हमें इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करोगे? मिला दो, और क्या है ना। डिस्टेंस भैया चाहिए, यहाँ से इसको मिला, दोनों को ये मिला दिए। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो मिला दो, इसको मिला दिए। देखो अब क्या करेंगे? तो भाई देखो, अगर ये L है और ये R है तो ये क्या होगा? बोलो, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। देखो ये L है और ये R है, ये परपेंडिकुलर है। छोटू ट्रायंगल देखो POB, इसमें देखो तो ये आएगा रूट में R² प्लस L²। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? कि निकाल के दिखाएं इसको? समझ लोगे ना बात कि R² प्लस L² का रूट लगाओगे, ये आएगा हाइपोटेन्यूज लिखा है इसका।
बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ये भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई जी। अब क्या करोगे सर? डिस्टेंस आप निकाल लिए। बच्चों देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताया आपको। अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है पी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया है पिछली क्लास में। क्या होता है? तो E बराबर होता है के है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला किसका? अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद है बात? अब देखो, बिल्कुल सिमिलर इसी इन दोनोों कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आज का डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। देखो फिर से एक बार समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हम इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? इक्वाटोरियल लाइन पे। इक्वाटोरियल लाइन कहाँ होती है? इस इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर लाइन पे, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया भैया? उसके लिए हमने इसको जोड़ दिया इससे, इसको जोड़ दिया हमने इससे, चार्ज को। डिस्टेंस हमने निकाली दोनों की। ठीक है, यहां तक मामला क्लियर है। अब हम बात करेंगे, हमने कहा था अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होती है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास की तरफ होती है। चलो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, तो बात करेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? पॉइंट पी पे। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी कि इसकी तरफ होगी? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? दूर की तरफ। बहुत सही, ऊपर होगी, दूर की तरफ ऐसे। देखो ये पॉइंट क्या है? इसको बी कहा हमने, बी फॉर बेबी नहीं, बी फॉर बी पॉइंट है, तो इसको नाम क्या देंगे? ई बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी, मतलब जो पॉइंट बी पर है उस चार्ज के लिए। ई बी ऊपर की डायरेक्शन में है। अच्छा, दूर की तरफ क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होती है। अब आपसे पूछे हम इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कि उधर होगी? कहोगे इसी की तरफ होगी, है ना? तो ई ए क्या होगी? तो कहोगे ई ए जो है इसी की, ई ए क्यों बोले? क्योंकि पॉइंट चार्ज ए पॉइंट पे है, तो इस वाले ए चार्ज पर जो पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट पर जो चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगी। अच्छा ये बताओ इनके दोनों की वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये हमारे पास है, चलो लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहां पे है? एट पी, पी पे निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पे। तो कहोगे ई बी क्यू? देखो प्लस क्यू चार्ज ये है, ऊपर की तरफ जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको कहा हमने ई बी बराबर क्या है? के कांस्टेंट चार्ज, क्यों? डिस्टेंस। बोलो भाई डिस्टेंस क्या है? इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करना है, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, जब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई समस्या हो बताओ? इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। बोलो जी यहां तक कोई समस्या हुई समझने में? बिल्कुल बेसिक बात चल रही है। अब देखो इसके बाद, अब भाई बिल्कुल सिमिलर
सिमिलरली ई ए क्या है, कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के लिए ई ए है, क्या होगा तो कहोगे के क्यू, के कांस्टेंट, क्यू चार्ज तो वही है। अच्छा साइन क्यों नहीं ले रहे सर? बच्चे वेक्टर क्वांटिटी में साइन नहीं लेते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें जिसमें डायरेक्शन होती है उसमें साइन कभी नहीं लेते हैं, ठीक है, केवल वो तो डायरेक्शन के लिए है, वो तो डायरेक्शन देखो बता ही रहा है कि निगेटिव इधर ही है। अब देखो के क्यू बटे डिस्टेंस, देखो फिर से वही है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और स्क्वायर भी कहता है फॉर्मूला हमारा, स्क्वायर करके रूट हटा दो, ठीक। फिर से देखो वही आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों वैल्यू देखो सेम आ रही है, ई ए और ई बी दोनों बराबर है, और यहां से हमने ये देखा देयरफॉर ई ए इज इक्वल टू ई बी, दोनों सेम है इसलिए हमने इसको ई ही बोल दिया, लेट्स से हमने इसको मान लिया कि ई ही है ये, ठीक है, दोनों सेम है भाई, ई कह दिए, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई समस्या है किसी को समझने में? यहाँ तक देखो बिल्कुल आसान बातें हैं। अब भाई ये तो ये लेंथ और ये लेंथ ट्रायंगल में बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? और किसी ट्रायंगल में दो लेंथ बराबर है तो बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने 10th में 9th में मैथ में पढ़ा है बातें। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या होंगे, ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे। इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, बोलो हाँ या ना। प्रॉपर्टी क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और आल्सो इक्वल, क्लास 9th की प्रॉपर्टी है मैथ की कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। याद है कि भूल गए? याद है बालक? 9th में पढ़े थे ना, याद है ना अभी तक? हाँ काम आएगा, 9th 10th की मैथ काम आती है। जैसे बचपन का प्यार कभी भूला नहीं जाता, हमेशा याद रहता है ना, और इससे ये मैथ जरूरी है, 9th 10th की मैथ जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो ये थीटा, तो ये भी क्या है थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लास 9th की। कौन सी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। आपको उसको नहीं याद रखना, एंगल याद रखो, बराबर होगा बस। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ई ए और इस तरफ है ई बी। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। अब दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे है, अभी एंगल क्या है पता नहीं है, निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा ज्योमेट्री लगाएंगे। उसके पहले आप इसको नोट कर लो, और अगर यहां तक कोई समस्या बताओ पहले भाई। अब हम बच्चों यहाँ पे ई ए और ई बी की वैल्यू क्या आ गई, तो कहोगे ई के बराबर, और जिसकी वैल्यू क्या है तो कहोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है ना, दोनों की वैल्यू यही आई है। अब देखो आप इसके बाद समझो आप, अब देखो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं बच्चे ये सब पूरा, क्योंकि अब इसका काम हमें नहीं है, इसको हमने लिख ही लिया है। अब देखो इस डायग्राम का हम छोटा सा पार्ट यहाँ बना रहे हैं, देखना। अच्छा ये बताओ हमें, अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दे, किसके? ए बी के सॉरी पैरेलल, ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच दें, तो ये बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? बहुत सही। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है मैथ में तो ये बात पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो बच्चे ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होता है, पढ़ा है ना ये वाली बात? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल डाले हो आप, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होता है ना। बिल्कुल सिमिलर देखो, अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? देखो बच्चे समझो इस बात को, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? अगर देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो इस वाले पॉइंट को काट के हम यहाँ बना रहे हैं डायग्राम को। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे ये पी पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर है एक ई, दोनों को ई बी और ई ए को हमने ई ही तो मान लिया है ना, तो अब ई लिख सकते हैं, तो इसको ई लिखा हमने ऊपर,
थीटा एंगल पे, और इसको भी हमने लिखा, देखो ये भी थीटा एंगल पे कौन है, ए भी ई है, ये वाला ई, देखो ये वाला ई ए जिसको है, ई ए भी ई है हमारा, ई बी भी हमारा ई है, और दोनों ये दोनों थीटा थीटा एंगल पे हैं, देख लो हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस लाइन से। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब देखो आपने कंपोनेंट लेना सीखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉन्सेप्ट सुने हो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सुने हो ना। देखो अगर एक वेक्टर ये v है और ये एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सुने हो ना। एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। v का कंपोनेंट थीटा की तरफ, ये 11th की फिजिक्स है वेक्टर, v का कंपोनेंट थीटा की तरफ वाला v cos थीटा होता है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। v का कंपोनेंट थीटा के परपेंडिकुलर वाला v sin थीटा, ये वाला याद है ना डायग्राम, ये कैसे बताया गया 9th 11th में है वेक्टर में ये सब। ये v का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा। बात समझ में आई। बिल्कुल सिमिलर यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है आपको। इस e का इधर वाला कंपोनेंट क्या है, इधर वाला e cos थीटा, थीटा की तरफ वाला e cos थीटा, जैसे यहाँ v cos थीटा आया था, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला e sin थीटा। बोलो समझ में आई बात। इसको हमने तोड़ दिया किसमें, दो कंपोनेंट में, इसको हमने इस e को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, e cos थीटा e sin थीटा। बात समझ रहे हो, इसको हमने कट कर दिया देखो, क्योंकि ये e cos थीटा e sin थीटा में ब्रेक हो चुका है। अब देखो इसके बाद एक ही और हमारे पास, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका भी थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बोलो e cos थीटा। भाई थीटा की तरफ वाला हमेशा e cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला e sin थीटा। ए भी टूट गया दो कंपोनेंट में, ए भी कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। इतना समझ में आया बोलो। देखो ये कंपोनेंट जो बताए यहाँ वहाँ लगा रहे हैं हम। e का कंपोनेंट थीटा की तरफ e cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर e sin थीटा, इसका भी e cos थीटा और e sin थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो चुका है, हमारे पास चार कंपोनेंट बच गए। कौन कौन, e cos थीटा दो बार e sin थीटा। अगर ध्यान से आप देखोगे तो e sin थीटा की वैल्यू सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर बोलो इस मार्कर को हम कह दें कि 10 न्यूटन से इधर खींचो, 10 न्यूटन इधर खींचो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, 0। तो वैसे ही दोनों अपोजिट इक्वल वेक्टर क्या हो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी खत्म। बचा कौन, केवल e cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। बस इसको मिटाएं, बोलो अब हो गया ना वाला बात। अब देखो आगे, इसके इतना समझने के बाद आप समझो आगे इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना आप। अब लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर, लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो कहोगे, अब देखो ध्यान समझ लो पहले, तो हमने इसको रिजॉल्व किया e को दो कंपोनेंट में, और e sin थीटा दोनों कैंसिल हो गए, परपेंडिकुलर है, और e cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E नेट बराबर e cos थीटा प्लस e cos थीटा, ये हो जाएगा e नेट बराबर आ गया 2e cos थीटा। चलो ठीक है। अब भाई देखो e नेट क्या हो गया, तो कहोगे आप 2 है इंटू ई, की वैल्यू है हमें पता है, मिटा दिया तो हमने अभी यहाँ लिखा था, क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया था ना। और कॉस थीटा, अब हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो भाई देखो अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बगल लिख दे रहे हैं हम, इन ट्रायंगल देखो PAO, देखो PAO, इन ट्रायंगल PAO। अगर यहां से हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है एल अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत सही। अब देखो ये कॉस थीटा की वैल्यू है, यहाँ लाओ चिपकाओ पहले कॉस थीटा, क्या आ गया एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक मामला। अब देखो ये देखो Q इंटू 2L क्या होता है P। देखो ये Q दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है और ये L दिख रहा है, तीनों मिला क्या लिखेंगे हम P लिखेंगे वहां से, ठीक है ना। तो अब देखो ई नेट क्या आ गया, तो आप कहोगे सर ई नेट दिख रहा है हमें चमकदार रिजल्ट K और जिसको हमने सर्कल बनाया है सब मिला के हो गया P अपॉन, ध्यान देना जैसे देखो मान लो कि x की पावर 1 है और ये रूट x है, तो हम x की पावर 1 तो ठीक है, रूट x को भाई x की पावर हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो x की पावर 1 और x की पावर हाफ जोड़ो क्या होगा x की पावर 3/2 है ना, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है ना, इसकी पावर 1 पावर हाफ, देखो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, तो बिल्कुल x की पावर 3/2 समझ में आने वाली बात। देखो यही बात हम यहाँ लगा रहे हैं। अब ये पूरे की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इस पूरे पर रूट है, मतलब हाफ पावर है, दोनों मिलाएंगे तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, बोलो जी कोई दिक्कत रही, बात क्लियर है सारी बात कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद इतना आप समझ लिए, अब इधर का हम डायग्राम मिटा दे कि बनाओगे, एक बार बना लो पहले एक बार। अब देखो बच्चों हमारा ई नेट आ गया KP बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसमें करना क्या है हमें, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मूला आ गया हमारा ये। अब देखो हमारा क्या होता है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आर स्क्वायर बड़ा होता है एल स्क्वायर कंपेरिजन में, क्योंकि आर डिस्टेंस बड़ी है और डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, स्मॉल लेंथ होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, देयरफॉर आर इज ग्रेटर देन एल, आर क्या होता है एल से बड़ा होता है, सो आर स्क्वायर जो होगा और भी बड़ा होगा, इस मच 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इस बात को समझो, यहाँ मान लो आर ये है एल ये है, अगर मान लो हमारा आर जो है 2 है, एल हमारा 0.1 है, छोटा बड़ा हो गया ना। अब इसका स्क्वायर करो आप, तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर निकालो क्या आएगा, तो कहोगे इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। देखो 0.1 का स्क्वायर करने पर और छोटा हो गया और आर का स्क्वायर करने पर और बड़ा हो गया। जब आर जो है मतलब बड़ा था एल से, तो आर स्क्वायर और बड़ा हो गया एल से, ये बात यहीं लिखी है, बात समझ में आई। मतलब आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर बहुत छोटा है। जैसे मान लो तुम्हारे एक जेब में 1 लाख रुपए है और दूसरे जेब में 1 रुपए है, बात समझ रहे हो। अब तुम्हें हम कहें 1 लाख रुपए लोगे 1 रुपया लोगे, बताओ कौन लोगे तुम, सीधे 1 लाख मांगोगे ना, कोई एक लेगा 1 लाख कंपैरिजन में। तो ऐसी बात यहाँ है कि 1 लाख और 1 में बहुत छोटा भैया है, जिसको निगलेक्ट करते हैं हम लोग जनरली, तो क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो एल स्क्वायर को रख देंगे हम 0, मतलब 0 की तरफ अप्रोच करा देंगे, बहुत छोटा है। तो क्या करते हैं इसको कहते हैं नेगलेक्ट कर देना, नेगलेक्ट कर दिए इसको, मतलब इसको हटा दिए यहां से। अब देखो एल स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, ई नेट बराबर आएगा KP बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी आप एल स्क्वायर हटाओ, पावर तो लगी रहेगी ना पूरे की। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, पावर ऊपर नीचे थी गायब, क्या हो गया फॉर्मूला, ई नेट बराबर आ गया KP बटे आर क्यूब। भैया यही हमारा मेन फार्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है, इसे याद रखना, ये याद रखना है ना। और जो पहले से याद किया है उसको हटा दो यार दिमाग थोड़ी देर के लिए, है ना। अब इसको याद करो, और क्या जरूरी बात ये है। अब ई नेट बराबर आ गया KP बटे आर क्यूब, के कांस्टेंट, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसकी वैल्यू Q इंटू 2L होती है, R क्या है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ई नेट बराबर KP बटे आर क्यूब आ गया फॉर्मूला।
और देखो इसके साथ और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको अभी स्केलर लिखा हुआ है ना ये। हाँ, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ई नेट आ गया भाई, इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो ई वेक्टर बराबर के कांस्टेंट है, पी एक वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन आर क्यूब, मतलब जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर वेक्टर लगा दिए, तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है? कहोगे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने, ये वेक्टर फॉर्म में है। ये कौन सा फॉर्म है? ये स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म है ये। अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखो इक्वाटोरियल लाइन के लिए, तो वेक्टर ही बराबर केपी बटे आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म ये है। अच्छा, वेक्टर इस पे एरो किस पे? पी पे लगाए, ई पे लगाए। क्यों? जो जो वेक्टर है उस पे एरो लगा दो बस, क्योंकि पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन लगा दिया हमने, इधर डायरेक्शन लगा दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला बन गया। अब देखो हमने कल की क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सियल लाइन, ये नोट हो गया ना जी इधर वाली बात। अब देखो हमने पढ़ा था, ये वाला हो गया है। अब देखो जी, हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सियल लाइन। तो भाई देखो एक्सियल के लिए ई एक्सिस क्या आया था? एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कल की क्लास में पढ़ा था 2kp बाई आर क्यूब आया था, याद है? ये कल था, इसको हमने कल पढ़ा था, लिख लो कल पढ़ा था, याद है ना? इसको हमने कल पढ़ा था। ई एक्सिस, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? ई एक्सिस वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने ये। और जो आज पढ़े हैं ई इक्वाटोरियल या ई परपेंडिकुलर लाइन पे लिख दो ऐसे, ठीक है? आज क्या आया? परपेंडिकुलर लाइन पे, तो कहोगे आया kp बाई आर क्यूब आया। आज वाली बात ये है, ये आज की बात है ना, ये क्या है? आज हमने पढ़ा इस बात को, आज पढ़े हो ना ये बात, आज पढ़ा है हमने इसको। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अभी हमने लिखा है ई परपेंडिकुलर क्या आया था? kp बटे आर क्यूब आया। तो ये कल वाली बात है और ये वाली बात आज वाली है, ये कल वाली बात थी, आज वाली बात है, दोनों हमने कंबाइन कर दिया। अब अगर ध्यान से आप दोनों को देखोगे तो दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखो दिख रहा है रिलेशन, दोनों में क्या रिलेशन है बताओ हमें? सही एक्सियल लाइन उसके दुगना है। बहुत सही, डबल है ना, जो एक्सियल है इक्वाटोरियल का डबल है, बस यही रिलेशन में समझना है ना? देखो रिलेशन बहुत जरूरी होता है जीवन में, चाहे वो यहाँ रिलेशन इक्वाटोरियल एक्सियल के बीच वाला हो। तो देखो ई इक्वाटोरियल या परपेंडिकुलर बराबर 2 टाइम्स ऑफ ई एक्सियल लिख सकते हैं, बोलो सही है ना ये बात? भाई ई जो है, सॉरी उल्टा लिख दिए, ई जो एक्सिस है उल्टा लिख दिया यहाँ पे हम, ई जो एक्सिस वाला है वो क्या है? 2 टाइम्स ऑफ ई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का एक्सिस वाला डबल है। ये आज का रिलेशन बना हमारा, दोनों में हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया। और एक बात और ध्यान देना, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें दोनों को तो ध्यान देना, देखो ई एक्सिस जो होता है वो डबल तो होता ही है परपेंडिकुलर का, इसका परपेंडिकुलर का, लेकिन एक बात और ध्यान देना हमारी, इसमें जो है एक साइन और आता है नेगेटिव का बीच में, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो। देखो अगर स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो तो साइन ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? इसको देखने के लिए आओ यहाँ पे समझते हैं ऐसा क्यों था। देखो आज वाला डेरिवेशन जो हमने किया था, देखो अभी वाला, ये देखो माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, समझ रहे हो ना आप? ये था, देखो ये डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये था हमारा P माइनस से पॉजिटिव तरफ इधर। देखो आज वाला डायरेक्शन ये O है, ये पॉइंट P है। जब इसको हमने यहाँ कंपोनेंट लिया था इधर वाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी ना, इधर आई भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी,
ई नेट इधर आया था ना आज, देखो ई नेट इधर आया था आज वाले में, इधर आज वाले में। जब कल हमने सॉल्व किया था वही बात इक्वाटोरियल वाला, तो जो कल वाले में क्या था, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। हमने इसी लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला था, इस सेंटर से r डिस्टेंस के दूर, इस सेंटर से, ये सेंटर था O, इससे r डिस्टेंस दूर पे हमने यहाँ निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल वाले डायग्राम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई थी, देख लो। तो एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये थी, इक्वाटोरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है। दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना, इसलिए एक माइनस साइन आया है। क्योंकि जब वेक्टर साइन लिखते हैं ना तो हम सब कुछ बताते हैं उसका, उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। डायरेक्शन में नेगेटिव क्यों लगाया सर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अगर ये ई नेट इधर था, एक्सियल में इधर था नेट, तो इक्वाटोरियल में इधर है नेट। तो देखो एक उधर है एक इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी में एक नेगेटिव साइन लगाते हैं हम। तो अगर ये स्केलर में रिलेशन है तो ये ठीक है, और अगर वेक्टर में है तो ये वाला ठीक है फिर, क्योंकि डायरेक्शन देखो यहाँ नहीं लगी है, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये वाली बात जो पहला स्टेटमेंट हमारा है रिलेशन वाला, ये केवल हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है कि एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वाटोरियल का डबल होगा, और ये बता रहा है कि डबल तो होगा ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा। तो ज़्यादा सही एक्यूरेट जानकारी कौन दे रहा है, नीचे वाला वेक्टर क्वांटिटी। तो जब कभी वेक्टर क्वांटिटी पूछा जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा ये वाला रिलेशन। अब कहाँ काम आएगा ये सब जो बता रहा हूँ, ढेर सारे फार्मूले। बच्चों देखो इसका जो काम आएगा, तुम्हारे 20 क्वेश्चन MCQ आएंगे अब फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या, हर सब्जेक्ट में आएंगे, सारे सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन MCQ आएंगे। तो उन MCQ में ये सब स्टेटमेंट लिख के, मान लो 4 लिखा, 4 में से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, तो आपको टिक करना रहेगा। और टिक तभी कर पाओगे जब पता रहेगा, है ना, कि भगवान तो बन नहीं जाओगे वहाँ पे कि बस ओम स्वाहा तुरंत लग जाएगा, इधर टिक आ जाएगा, है ना। पंडित जी तो हो नहीं कि मंत्र पढ़ोगे बस हो जाएगा, तो भाई तैयार करना पड़ेगा इसको। बात क्लियर यहाँ तक की है, तो नोट कर लो जी। यहाँ तक कोई समस्या बताओ हमें आज, ठीक है, बोलो विनोद। तो आज की क्लास ख़त्म की जाए, कुछ पूछना है किसी को और, कुछ क्लियर है मामला यहाँ तक का। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।